नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, हम लोग एक और नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, वो है शॉर्ट नोट्स का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न आयोगों ने पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के ये जो शॉर्ट नोट्स एक जगह एकत्रित हुए हैं। घटना चक्र की किताब के ये शॉर्ट नोट्स है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड यूपीएससी और विभिन्न विभिन्न जो स्टेट के आयोग हैं, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इस शॉर्ट नोट से आराम से हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल के शॉर्ट नोट से। इसी तरीके से डेली हम लोग टॉपिक एक एक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल में क्या है? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास को तीन कालों में बांट सकते हैं हम लोग। उसे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। अब दूसरा इसी में है एक कैटेगरी, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उन्हें उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक में क्या है? साक्ष्य तो है लिखित, लेकिन अपठ्य है, उन्हें आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित विवरण भी मिले हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है। तो समझ गए तीनों चीजें, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, अहाड़, जोरवे आदि आती हैं। जबकि छठी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यता आती हैं? पाषाणकालीन सभ्यता, आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाण सभ्यता, और छठी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है। अब इसमें आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 ही में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब से शुरू हुआ? 1863 से। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं इसमें? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया गया है। तो उपकरण जो मिले हैं उनके आधार पर भी पुरापाषाण को भी इन्होंने तीन कालों में विभाजित कर दिया है। उसमें क्या क्या है? पूर्व पुरापाषाण काल, जिसमें कि हमें क्रोड उपकरण मिलते हैं, जैसे हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। और दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसके अंतर्गत हमें फलक उपकरण मिलते हैं। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, तो इसमें तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण मिलते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेवुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चापर चापिंग पेवुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से हुए हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा अतिरंपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। तो तमिलनाडु के निकट चेन्नई के समीप जो है पल्लवरम तथा अतिरंपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लेपुरम नामक स्थान से पहला इंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। नेक्स्ट है 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। तो 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। नेक्स्ट है बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। तो बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। नेक्स्ट है पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। तो फलकों की उपलब्धता के आधार पर मध्य पुरापाषाण काल को क्या भी कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। जो उपकरण थे उनका निर्माण किससे किया गया है, क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। नेक्स्ट है पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। तो पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था, पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। तो वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। किसका, पुरापाषाण कालीन मानव का। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। तो अग्नि का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए वो क्या करते थे, कच्चे मांस को खाते थे। अच्छा, नेक्स्ट है इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। तो इस युग का मानव जो था मुख्यतः कौन था, शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। तो इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान भी नहीं था। नेक्स्ट है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। तो भारत में मध्य पाषाण काल में इस काल के विषय में जानकारी कब हुई, सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाले। जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। तो मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। नेक्स्ट है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। तो अस्थि पंजर मानव का सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर देखना इसको। नेक्स्ट है गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। तो लंगनाज कहाँ पे है, गुजरात में। ये कौन सा मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। लंगनाज से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो 14 कंकाल मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, लंगनाज से। नेक्स्ट है मध्य पाषाण कालीन महदाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो महदाह, तो महदाह कहाँ पे है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी और सींग निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदाह प्रतापगढ़ से। जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो जी.आर. शर्मा ने महदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। कौन कौन से, झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं।
बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख कहाँ कहाँ से है? महदहा, सरायनहर राय एवं दमदमा। नेक्स्ट है, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। कितने हुए? 41 मानव समाधान। कहाँ से? दमदमा से। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो 5 समाधान कैसे हैं? युग्म समाधान है और एक समाधान में तो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। नेक्स्ट है, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सरायनहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे। तो 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए थे। कहाँ पे? सरायनहर राय में। नेक्स्ट है, यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालियों की अस्थियां मिली हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कितने मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं? तो 27 की। नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये मध्यपाषाण काल में हुआ था। और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ पे है? नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में है। और तथा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। तो ये प्रश्न आता है बागौर, तो बागौर कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा राजस्थान में है और आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भीमबेटका है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये किसका उदाहरण है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? ये नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। तो गेहूं की कृषि प्रारंभ कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें
प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल पहले कौन सा था? मेहरगढ़ था। लेकिन हुआ क्या कि नवीनतम जब खोजें हुई तो उसके हिसाब से लहोरा देव में हमें 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिल गए। तो अगर लहोरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आपको लहोरा देव आंसर लगाना है, और अगर लहोरा देव नहीं होता, मेहरगढ़ सिर्फ होता है, तो आपको मेहरगढ़ आंसर में लगाना है। नेक्स्ट है प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो चावल के साक्ष्य सब कहाँ पे मिले? कोलडेवा में। कहाँ पे? प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। तो चीन के यांगजी नदी घाटी में भी लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। नेक्स्ट है मक्का। लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। तो मक्का का साक्ष्य कहाँ पे सर्वप्रथम पाया गया? वह मैक्सिको में। कब? 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए, और गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है इस प्रस्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बुर्जहोम की खोज किसने की थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने। नेक्स्ट है गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। तो गुफकराल कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ क्या होता है? तो ये देख लीजिए, गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। नेक्स्ट है यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन कार्य करते थे। तो गुफकराल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का मतलब होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुफा, और यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। ये गुफकराल के बारे में हो गया। नेक्स्ट है चिरांद, बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो चिरांद कहाँ पे स्थित है? ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद बिहार के सारण जिले में है, और यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। तो यहाँ से प्राप्त उपकरण जो हैं वो हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगलकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट है धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले धातुओं में किसका प्रयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता था। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों से खुदाई हुई है। ये तो कौन कौन से हैं? अहाड़ है, बालाथल है, बागौर है, ओजियाना है एवं गिलुंद है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये आरएएस वाले जरूर देख लें। नेक्स्ट है, अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती अर्थात तांबा वाली जगह है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? वह ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह। गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट है, अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के ब्रह्मांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मध्वान्ध परंपरा विशिष्ट रही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? मालवा है, कायथा है, एरड़ है और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। तो नवदा टोली कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ये ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कहाँ पे है? खरगोन जिले में है। इसका उत्खनन देख लेते हैं। तो इसका नवदा टोली का उत्खनन एस.डी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मध्वांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति देखते हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मध्वांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। तो कहां से प्राप्त हुई हैं? मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं 40 बस्तियां। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो मालवा संस्कृति किसके लिए जानी जाती है? अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला में। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। तो जोरवे संस्कृति कब से कब तक थी? 1400 से 700 ईसा पूर्व की थी। नेक्स्ट है, अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो दैमाबाद कहाँ पे है? प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेवासा जोरवे संस्कृत स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पटसन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। नेक्स्ट है, टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जरूर देख लें। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जो कि जैसे क्या बोलते थे, जोरवे संस्कृति, इसमें जो मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आरंभिक
ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ अन्नागार भी मिला है। तो ये देख लो इनाम गांव स्थल से क्या क्या मिला है। बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इसमें 5 कमरों वाला एक मकान भी मिला है, इसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इसमें इनाम गांव से 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यहाँ पे एक बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम पर रहते थे। तो शिल्पी या पंसारी जो लोग थे वो पश्चिमी छोर पर रहते थे और जो सरदार लोग होते थे वो केंद्र में रहते थे। तो ये क्या है, सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से एक अन्नागार भी मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुराजर ढिबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। तो बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। तो मवेशी पालन और कृषि कौन कौन करते थे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खोजती करते थे। अनाज में कौन कौन से थे? गेहूं, चावल और बाजरे की खेती भी करते थे। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। चरखे और तकलियां कहाँ मिली हैं? मालवा में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में कपास, सन और सैमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। नेक्स्ट है इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इनाम गांव में मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। नेक्स्ट है मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। नेक्स्ट है पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृतक को किस दिशा में रखा जाता था? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण भारत में कहाँ रखा जाता था? पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता था। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल प्रचलित था। पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान प्रचलित था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था।
सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियल जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। तो दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम 1861 ई में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों पाषाण काल के नोट्स ये हैं, आगे हम लोग कल करा देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें और पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाएं। ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। धन्यवाद।